टीटीसी एलआईडीसी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ की ओर से मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मंडल के जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित झुनझुनवाला की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक है, उसमें थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हमने क्वेश्चन 1 to 100 डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, घूर्णीय या रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई कलाओं की या फेजेस की संख्या। हम जानते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए हमें मिनिमम कितने फेजेस की आवश्यकता होती है? 2 फेजेस की। अब इसमें क्या है कि भाई अगर मान लो 2 फेजेस की आवश्यकता होती है तो फिर हमको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी तो जो है वो हमारे सिंगल फेज पे ऑपरेट करती है, तो फिर वो कैसे रोटेट करती है? तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसमें फेज की स्प्लिटिंग करते हैं या सिंगल फेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मिनिमम 2 डिफरेंट फेज की आवश्यकता हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए होगी। सिंगल फेज में भी अगर मान लो एक सिंगल फेज को हम 2 अलग अलग वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो उनका भी जो रिजल्टेंट जो फील्ड निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो इस वजह से मिनिमम जो रोटेटिंग फील्ड प्राप्त करने के लिए हमें 2 फेजेस की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब 120 डिस्प्लेस जो कुंडलियां हैं उसमें हम सप्लाई देंगे तो कौन सा हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घूर्णीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, 3 फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो 3 फेज सप्लाई में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आता है उसका मान क्या होता है? तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, उसमें जो तीनों कंपोनेंट हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज या ए फेज, बी फेज, सी फेज, वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लेके चलते हैं। सपोज फेज ए में है, करंट की वैल्यू है आई मैक्स साइन ओमेगा टी, फेज बी में आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120, और फेज सी इसी तरह से हो जाएगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है। तो ये तीनों फेज जो है एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको समझने के लिए ओमेगा टी को 90 डिग्री मानते हैं। तो जैसे हम ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई मैक्स, आई बी की वैल्यू आई मैक्स बाई 2 और आई सी की वैल्यू माइनस आई मैक्स बाई 2। ठीक है। तो तीनों वैल्यू ये हो जाएगी। तो करस्पॉन्डिंगली इनका जो फ्लक्स आएगा 5 मैक्स माइनस 5 मैक्स बाई 2 और 5c माइनस 5 मैक्स बाई 2। ये जो इनका अगर मान लो हम स्केलर सम करेंगे तो वो तो टोटल 0 आएगा। लेकिन इसका जो फेजर देखते हैं हम, फेजर में इनको जब प्लेस करते हैं तो वो फेजर किस तरह का बनेगा? इस तरह का। देखिए यहाँ पर आई ए के करस्पॉन्डिंगली 5 मैक्स बन जाएगा। आई बी जो है उसका जो है वो दिया हुआ है माइनस 5 मैक्स बाई 2, सॉरी ये माइनस गलत लगा दिया। तो माइनस 5 मैक्स का मतलब उसका जस्ट रिवर्स में हो जाएगा और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 5 मैक्स बाई 2। तो वो यहाँ पर 180 डिग्री इसका एंटी डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल 5 मैक्स बाई 2 चला गया। इसी तरह से आई सी का भी माइनस 5 मैक्स बाई 2 है, तो वो इसका एंटी पैरेलल 180 डिग्री और उसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? 5 मैक्स बाई 2। ये जो तीनों फेजर हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के एमएमएफ के, वो इस तरह से बन के आ गया। अब इनका जो रिजल्टेंट हम सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 5 मैक्स है, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे हम, इसका परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो आ जाएगा वो आएगा 5 मैक्स बाई 2 कोस 60 एंड इधर जो आएगा वो आएगा 5 मैक्स बाई 2 साइन 60। तो ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा
परपेंडिकुलर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी 2 भाग में टूटेगा, ये हो जाएगा 5x/2 cos 60 इधर और 5x/2 sin 60 इधर। तो ये जो परपेंडिकुलर दोनों हैं इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्टेंट जो निकल के हमारा आएगा वो आएगा 5x प्लस 5x/2 cos 60 प्लस 5x/2 cos 60। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1.5 इंटू 5x, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द सिंगल फेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये आंसर ए, 1.5 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज या सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय, ठीक है ना, स्थिर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। पे चलते हैं। एक 6 ध्रुव त्रिकालीय कुंडली में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज जैसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गति, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा उसकी गति क्या होगी। तो हम इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे, NS बराबर 120F/P। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज एंड नंबर ऑफ पोल दे रखे हैं 6। तो इससे जो वैल्यू में पुट करेंगे NS बराबर 120F/P, तो जो उसको सोल्व करेंगे हमारे पास, तो NS जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी आ जाएगी 1000 RPM। तो इसका आंसर हो जाएगा B 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकाली गति एवं वास्तविक गति या सिंक्रोनस स्पीड और रोटेटिंग स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड है, उनका अंतर क्या होता है। तो वो जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिकला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की वास्तविक गति 950 RPM है। यदि मशीन में 6 ध्रुव हो तब प्रतिशत स्लिप। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल उसकी जो गति है मशीन की वो हमको दी हुई है ना, NR जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इसकी स्लिप हमको ज्ञात करनी है। तो स्लिप ज्ञात करने से पहले हमको इसकी सिंक्रोनस स्पीड पता करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है NS बराबर 120F/P, ठीक है। तो NS बराबर 120F/P, 120 इंटू 50 अपॉन जो नंबर ऑफ पोल हमको 6 दे रखे हैं, इससे हमारे पास जो सिंक्रोनस स्पीड निकल के आई है वो है 1000 RPM। अब परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है NS माइनस N, यहाँ पर जो एक्चुअल स्पीड है वो N को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई NS इंटू 100। NS जो हमारे पास आई थी वो है 1000 RPM, इसने जो एक्चुअल स्पीड दे रखी है 950 RPM, 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। तो इससे जो निकल के आई है हमारे पास स्लिप वो आएगी 5%, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5%, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 108। एक त्रिकला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है। रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, जो रोटर विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S इंटू एफ से, या स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी। जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है हमारे पास वो है इंटू स्लिप, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज स्लिप जो दे रखी है हमको दे रखी है 3%, तो स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0.03। फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 इंटू 0.03 जब हम करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा 1.5 हर्ट्ज, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी। कैलकुलेशन में एक बार देख लीजिए। रोटर ईएमएफ एफ डैश बराबर एस इंटू एफ। एफ डैश कितना जो हमको ज्ञात करना है, स्लिप एस यहाँ पर स्लिप है जो कि 3% दे रखी है, 3% बराबर 0.03 एंड एफ डैश की वैल्यू आएगी 0.03 इंटू 50। तो एफ डैश बराबर 1.5 हर्ट्ज। एक 6 ध्रुव प्रत्यावर्तक, ठीक है, 6 पोल अल्टरनेटर 1000 RPM पर परिभ्रमण करता है। यदि ये 8 ध्रुव प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई करता है और मोटर की स्लिप 5% है, तो मोटर की वास्तविक गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर अल्टरनेटर का जो डेटा दिया हुआ है हमको, नंबर ऑफ पोल 6 एंड उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1000 RPM हमको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जो
इसकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो हम निकालेंगे। तो एन एस बराबर 120F/P, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा NS/P बराबर अपॉन 120, ठीक है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे वर्किंग फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की वो कितनी आ जाएगी, 1000 × 6 डिवाइडेड बाय 120 बराबर 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज हमारे पास उसकी आवृत्ति आ गई, ठीक है। अब मोटर का जो डेटा है इसमें हम मोटर उसको वैल्यू पुट करके मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हम निकालेंगे। तो NS बराबर 120F/P, 120 फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है वर्किंग फ्रीक्वेंसी वो आई है 50 हर्ट्ज। तो 120 × 50, नंबर ऑफ पोल जो दे रखे हैं मोटर के वो कितने हैं, 8। तो इससे जो सिंक्रोनस स्पीड निकल के आई है इंडक्शन मोटर की वो आई है 750 RPM, ठीक है। और इसकी जो एक्चुअल स्पीड दी हुई है हमको वो कितनी दे रखी है, सॉरी इसमें हमको एक्चुअल इसकी स्पीड पता करनी है। परसेंटेज स्लिप इसने हमको दे रखी है 5%, ठीक है। परसेंटेज स्लिप का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास NS - NR/NS × 100। परसेंटेज स्लिप इसने हमको 5% दे रखी है, तो उसकी जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। 750 हमारी NS आई है, NR की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो NR आई है या एक्चुअल स्पीड आई है वो आई है 712.5 RPM, ठीक है। तो ये इसने थोड़ा सा इसमें आंसर में हमारे पास फॉर्मूले में ऑप्शन से उसमें आंसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। या तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है इसकी एक्चुअल में। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 712.5 RPM। ऑप्शन से हम देखेंगे तो वो नियर अबाउट 731 RPM आएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है हमको, 712.5 RPM नहीं आ रहा है, तो इसका नियर अबाउट आंसर 731 RPM हो जाएगा। और उस केस में जो स्लिप है वो 2.5% आएगी। हो सकता है इसमें कुछ मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1455 RPM पर घूम रहा है। मोटर की स्लिप गति निकालने के लिए क्या होगा, जो डिफरेंस है इसमें हम क्या निकालेंगे, इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला अगेन वो NS बराबर 120F/P, F दे रखी है 50 हर्ट्ज, P दे रखे हैं 4, ठीक है ना। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी 1500 RPM। मोटर की स्लिप गति पूछ रही है, तो 1500 - 1455 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 RPM, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 45 RPM। एक बार इसको इसमें भी देख लेते हैं। NS बराबर 120F/P, NS की वैल्यू आ गई हमारे पास 1500 RPM। स्लिप स्पीड हो जाएगी NS - NR, 1500 - 1455 बराबर 45 RPM, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 45 RPM। अभी कह रहा है प्रश्न 110 में प्रेरण ध्रुवों की संख्या। यहाँ पर भी जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है। प्रेरण ध्रुवों की संख्या के बजाय ये हमसे क्या स्लिप यहाँ पर ज्ञात करवाना चाह रहा है कि स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो स्लिप की वैल्यू के लिए जो हमारा स्लिप गति आई थी कितनी आई थी, 45/1500 × 100 जब हम करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 3%। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 4 ध्रुव 3 फेज प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर 1500 RPM पर घूमकर किसी प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई करता है। प्रेरण मोटर की पूर्ण भार गति 1440 RPM है। मोटर की प्रतिशत स्लिप क्या होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। अल्टरनेटर का हमको डेटा दे रखा है, इससे हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे 120F/P करके। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम रोटर के लिए इंडक्शन मोटर के लिए यूज करेंगे। देखिए फॉर अल्टरनेटर हमको दे रखा है 120F/P जब पुट करेंगे हम, F हमको निकालनी है तो वो हमारे निकल के आ जाएगी 50 हर्ट्ज, यानी कि अल्टरनेटर की जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब वो अल्टरनेटर हमारी इंडक्शन मोटर को पावर सप्लाई कर रहा है कितने हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। मोटर की जो स्पीड आएगी वो निकालेंगे हम NS बराबर 120F/P। 120F हमारे पास 50 हर्ट्ज चाहिए। पोल जो उसने दे रखे हैं
नहीं दे रखे हमको पोल्स, ठीक है। अब उसने हमको क्या दिया हुआ है, 1440 उसकी एक्चुअल स्पीड दे रखी है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में होंगे, तो पोल्स की वैल्यू या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी, इस तरह से पोल्स की वैल्यू होगी, ठीक है। 1440 जो आरपीएम है उसकी एक्चुअल स्पीड आ रही है फुल लोड स्पीड। इसका मतलब फुल लोड स्पीड पे नियर उसकी जो सिंक्रोनस फुल लोड स्पीड के नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड कौन सी आएगी, वो जब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो जब हम p बराबर 2 डालते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ रही है, 3000 आरपीएम, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। जब p बराबर 4 डालते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आ रही है 1500 आरपीएम, ठीक है। तो 1500 आरपीएम जब ये आ रही है सिंक्रोनस स्पीड, तो ये इसके 1440 जो वर्किंग इसने फुल लोड एक्चुअल स्पीड दे रखी है उसके नियर है। तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड इससे निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम को कंसिडर करते हुए जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्लिप आएगी वो आ जाएगी 4%, ठीक है। एस बराबर 1500 माइनस 1440 बटा 1500, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 4%। तो इसका आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है, 4%। तो ए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 112 में मोटर में ध्रुवों की संख्या, हमने कितना वैल्यू पुट करा, एन एस बराबर कितनी आई थी हमारे पास 120F अपॉन पी। 120F की वैल्यू हमारे पास 6000 आई थी। पी हमने जब लिया था नंबर ऑफ पोल कितना लिया था 4, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आएगा हमारे पास पी आएगा नंबर ऑफ पोल्स बराबर 4, यानी कि आंसर इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन इसने ऑप्शन जो दिया हुआ है सी, ये क्या है, गलत ऑप्शन है। इसमें इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा, नंबर ऑफ पोल बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में रोटर को पीआर वोट शक्ति स्लिप एस पर दी जाती है। रोटर में ताम्रहानियाँ, जो ताम्रहानियाँ हैं वो क्या होती है, एस इंटू पी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एस इंटू पी। एस यहाँ पर स्लिप है और पी इज रोटर पावर, ठीक है। प्रेरण मोटर के रोटर में ताम्रहानियाँ जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, हीट के फॉर्म में, है ना। आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, उष्मा के रूप में व्यय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, उष्मा के रूप में व्यय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 116 से 118 के विकल्प निम्न डाटा के आधार पर चयन कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर किसी भार को 600 आरपीएम पर ड्राइव कर रही है, ठीक। मोटर की तुल्यकाली गति, अब मोटर की जो तुल्यकाली गति है उसका फॉर्मूला है अगेन एन एस बराबर 120F अपॉन पी। एन एस बराबर 120F अपॉन पी, 120 इंटू एफ, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है 50 हर्ट्ज बटा पी, नंबर ऑफ पोल्स 4। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1500 आरपीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1500 आरपीएम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर के परिभ्रमण की वास्तविक गति निकालनी है हमको जब स्लिप 4% है। 4% स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एन आर जब रीअरेंज करेंगे तो एन आर की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास क्या हो जाएगी 1440 आरपीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1440 आरपीएम। सिमिलरली रोटर आवृत्ति, रोटर आवृत्ति यदि रोटर गति 600 आरपीएम है, रोटर की गति कितनी दे रखी है हमको 600 आरपीएम। तो इससे रोटर आवृत्ति क्या निकलेगी एफ इंटू एस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, स्लिप हमारे पास कितनी है, स्लिप हम निकाल लेंगे 600 आरपीएम दे रखी है हमको। एन आर की वैल्यू, एन एस हमारे पास 1500 आरपीएम है, तो इससे स्लिप की वैल्यू निकाल लेंगे और स्लिप को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास रोटर की आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु, जो स्लिप रिंग होती है और तो कंडक्टिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, प्लस साथ के साथ क्या होना चाहिए, लुब्रिकेटिंग भी अच्छा होना चाहिए, है ना। फ्रिक्शन मिनिमम हमको वहाँ पर मिले, तो उसके लिए जो प्रयुक्त धातु है किसका यूज़ करते हैं हम, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना।
इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 120, प्रेरण मोटर में कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? स्टेटर है, किसका बनाते हैं हम? वहाँ पर सिलिकॉन स्टील के स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस। ओके, तो आज के सेशन में बस ये 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।